अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बड़े अरसे बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है। और लास्ट वीडियो जब मैंने की थी तो मैंने इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात की थी, और फिर इत्तेफाक से रमज़ान के अंदर और ईद के दिनों में वो कॉन्फ्लिक्ट दोबारा एक दफ़ा बर्पा हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तकरीबन हर 4-5 साल बाद, 6-7 साल बाद इस तरह का एक मसला हो जाता है। बहरहाल वो एक और वक्त का मौजू है। मैं उसके बहुत सारी चीज़ों पे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स अगर आप देखें तो उस पर मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ। ये तो एक और डेवलपमेंट थी जो कि शायद हमारी उन्हीं पुरानी प्रेडिक्शंस को या जिस तरीके से हम चीज़ों को देख रहे थे उसको उसने सच साबित कर दिया। उस पर एक और वक्त में बात करेंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो रिसर्च मेथडोलॉजी के हवाले से है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जो कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुझे बताया कि रिसर्च मेथडोलॉजी पे सोशल साइंसेस के अंदर अगर मैं कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की वीडियो कर सकूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि रिसर्च मेथडोलॉजी को हम एक वीडियो में कवर कर सकेंगे। ये इंतहाई नाइंसाफ़ी होगी जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि फिर मैं रिसर्च मेथडोलॉजी के उन तमाम स्टेप्स को वन बाय वन करके एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ। एक स्टेप को एक वीडियो में, दूसरे को दूसरे में, या दो स्टेप्स को एक वीडियो के अंदर उसको मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ तो वो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब रिसर्च मेथडोलॉजी को अगर आप देखें ना, ये मैं आपको उस तरीके से इसको बताऊँगा कि जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप स्टार्ट लेते हैं तो आपको वो कौन से तमाम प्रोसेसेस हैं जिससे आप गुज़रते हैं, तो उसके बाद आपको फ्रॉम द टाइम व्हेन द आइडिया इज़ कंसीव्ड इन योर माइंड, वहाँ से लेके जब आप उसको एक थीसिस की शक्ल में लिख लेते हैं, पीएचडी थीसिस की शक्ल में या एमएस थीसिस की शक्ल में जब आप उसको लिखते हैं सोशल साइंसेस के अंदर, तो वो कितने स्टेप्स से गुजरता है, वो उस वक्त से लेके जब आइडिया आपके जहन में आता है उस वक्त तक जब उसकी फाइनल रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं, अप्रूव हो जाती है, आप उसको डिफेंड करते हैं, कितने स्टेप्स में से गुजरता है या कौन कौन से मेजर स्टेप्स में से गुजरता है। तो मैं कोशिश करूँगा अपनी समझ बूझ के मुताबिक आपको मैं उसका एक सिंप्लीफाइड किस्म का वर्जन दे सकूं इन तमाम स्टेप्स का, ताकि अगर आप रिसर्च करना चाहें तो आपके जहन में हो कि जनाब ये वाले स्टेप्स से मैं गुजरूंगा या गुजरूंगी। देखिए, पहले ज़रा स्टेप्स को हम बता देते हैं तो उसके बाद फिर मैं उसमें से पहला स्टेप आज एक्सप्लेन करूंगा। जब हम रिसर्च करते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिटरेचर रिव्यू के उसमें बताया था कि पहला स्टेप हमारा होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को या स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ये हम उसमें लिखते हैं। ठीक है, जब आप उसको रिपोर्ट को लिखते हैं तो वो चीज़ें बीच में, शायद फर्स्ट चैप्टर के बीच में कहीं पे आप उसका मेंशन करते हैं, स्टार्ट आप कहीं और से लेते हैं। बट द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेटमेंट और द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ये नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ये उधर मौजूद होता है। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा मेजर स्टेप इसके अंदर आ जाता है लिटरेचर का रिव्यू करना। मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, आज हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। लिटरेचर रिव्यू मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, शायद उसकी मुझे ज़रूरत ना पड़े दोबारा बताने की। ठीक है, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस लिटरेचर रिव्यू के बाद, या फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, ये आप करते हैं इसके बाद, या दोनों ही एक रिसर्च के अंदर आप कर लेते हैं। इसको हम वहाँ पे जाके फिर डिस्कस कर लेंगे। फिर आप एक रिसर्च डिज़ाइन, स्टेप नंबर 4 जो है वो एक रिसर्च डिज़ाइन आप बनाते हैं कि ये पूरी, जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं तो पहले से आपके जहन में एक नक्शा उसका उभर के सामने आ जाता है कि ये पहला स्टेप इसमें ये होगा, फिर इस काम को, इस स्टेप को मैं इस तरीके से सर अंजाम दूंगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपके रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आ जाती हैं कि आपने अपने रिसर्च को डिज़ाइन कैसे किया हुआ है, किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप रखा हुआ है, और किस किस स्टेप को किस किस तरीके से सर अंजाम देने का आपने प्लान किया हुआ है, वो आपके रिसर्च डिज़ाइन में आ जाते हैं। फिर आप स्टडी की एक यूनिवर्स को डिफ़ाइन करते हैं। मतलब आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आप सब कुछ उठा के अपनी एक स्टडी के अंदर डाल दें, तो आप कुछ चीज़ों को लिमिट करते हैं कि मैंने इस एरा से इस एरा पे काम करना है, और या इस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के इन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स या इश्यूज़ को मैंने उठा के इस साल से लेके इस साल तक इस स्पेसिफिक ग्रुप के इस टाइप ऑफ सोशल इश्यूज़ को मैंने एड्रेस करना है। तो ये आपका यूनिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये आपका रिसर्च यूनिवर्स हो जाता है। इसको आप डिफ़ाइन करते हैं, पहले रिसर्च के अंदर आप बता देते हैं।
फिर आप सैम्पलिंग करते हैं। डेटा कलेक्शन में जो आपका काम आता है कि आप अगर एक सोशल ग्रुप है उसमें लेट से 10 लाख बंदा उसमें रह रहा है, तो आप 10 लाख लोगों पे तो के साथ तो जाके बात नहीं कर सकते, तो सैम्पलिंग का एक तरीका होता है। फिर उसमें से आप सैम्पलिंग का वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए सैम्पलिंग करते हैं। फिर आपके जो हैं वो डेटा कलेक्शन के मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, उनको कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, और फिर आपकी रिपोर्ट राइटिंग हो जाती है और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम अपने पहले आज का जो टॉपिक है हमारा, जो कि पहला स्टेप होता है रिसर्च का, मेरी नज़र में जो पहला स्टेप होना चाहिए वो आपका जनाब है कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है। ये जो जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कहते हैं, जो प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है उसको आपने कैसे स्टेट किया है, ये जो आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आप कैसे लिखते हैं, इसमें आप जहन में रखें आप क्या करते हैं। व्हाट डू वी ऑलरेडी नो, आपको ये पता होना चाहिए जो काम मैं करने जा रहा हूँ मुझे उसके बारे में पहले से कितना कुछ पता है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप आपका ये होना चाहिए, मतलब ये जो व्हाट डू वी ऑलरेडी नो को हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, आपको प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आप दूसरे स्टेप में आते हैं, व्हाट डू वी नीड टू नो, हमें पहले से क्या पता था, दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट। अब प्रिसाइज इशू क्या है, उसके मुतालिक हमें एग्जैक्टली क्या जानना है, व्हाट डू वी नीड टू नो, ठीक है। उसके बाद रेलेवेंस क्या बनती है, रेलेवेंस वाले सेक्शन में आपके जहन में एक और सवाल उभरना चाहिए, व्हाई डू वी नीड टू नो इट, मतलब मुझे जानना है, ठीक है, लेकिन मैं क्यों जानना चाहता हूँ, ये आपके जहन में होना चाहिए। मैं इस स्पेसिफिक ग्रुप के इन इश्यूज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। पहले आपने कहा कि मुझे इस ग्रुप के बारे में इतना कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं यही जानना चाहता हूँ। अब जो मैं जानना चाहता हूँ वो मैं क्यों जानना चाहता हूँ, वाई डू आई नीड टू नो इट, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स भी इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आते हैं, ये एक पैराग्राफ की शक्ल में होता है। मैं कुछ एग्जांपल्स कोशिश करूंगा आपके साथ सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएं। अगर वीडियो एडिटिंग के लिए मेरे पास टाइम हुआ तो मैं उनको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, तो फिर आप ज़रा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अदरवाइज़ आई होप कि आपको मैं सिर्फ बोलूँगा भी तो तब भी आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। और यूजुअली मेरी वीडियोस में इतनी लंबी ताख़ीर मुझसे इस वजह से होती है कि मेरे पास टाइम का बहुत इशू होता है। टाइम मेरे पास इतना ज़्यादा निकालना, वीडियो रिकॉर्ड करना इज़ नॉट एन इशू। ये तो 30 मिनट की कहानी है, मैं उसको रिकॉर्ड कर देता हूँ मैक्सिमम 30 मिनट की, बट फिर उसको एडिट करके उसको अपलोड करना, आई डोंट हैव अ टीम जो कि मेरे लिए ये काम कर सके। सो दैट इज़ वाई कि मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है वीडियो में, तो मैं कोशिश करूँगा मैं कर दूँ उसको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं, व्हाट विल यू डू टू फाइंड दैट थिंग आउट, टू फाइंड दैट आउट, ठीक है। जो आपने कहा है कि मैं जानना चाहता हूं, अब आप क्या करेंगे कि आप उसको जानें जो आप जानना चाहते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। कॉन्टेक्स्ट आता है ऑफ द प्रॉब्लम, जो आप जिसको आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं, फिर प्रिसाइज इशू आता है, ठीक है, फिर रेलेवेंस आ जाती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मज़ीद देखना चाहें तो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम वाले एस्पेक्ट को अगर हम देखना चाहें, ठीक है ना, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसको हम किसी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर फ्रेम करते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट जो मैंने आपको बताया। अब इसमें कुछ अगर आप देखें प्रैक्टिकल रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या होती है, उसमें आप देखें अगर कोई प्रैक्टिकल रिसर्च प्रॉब्लम है जो कि अभी इसी एग्जांपल में आगे आ रही है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, कि मिसाल के तौर पर आप उसमें ये देख रहे होते हैं, किसी सिचुएशन की डिटेल्स को देख रहे होते हैं ना, तो आप उसमें जहन में रखते हैं कि वेयर एंड व्हेन डज द प्रॉब्लम अराइज, ठीक है, कहाँ पे और कब प्रॉब्लम उभरता है, ये वाला प्रॉब्लम जो है ये उभर सकता है या उभरता है। ये प्रॉब्लम जब उभरता है तो दूसरा पॉइंट आप जहन में रखते हैं, ये प्रॉब्लम जब उभरता है, जब हम इसको प्रॉब्लम कहते हैं, तो ये असल में असरअंदाज किन चीज़ों पे होता है जो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। तो व्हाट डज द प्रॉब्लम इफेक्ट, कैसे क्या क्या चीज़ों को इफेक्ट करता है ये, ठीक है।
और फिर अभी तक कितने क्या अटेम्प्ट्स हुए हैं, ये प्रॉब्लम तो उभर रहा है, तो क्या अटेम्प्ट्स हुए हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी तक। ठीक है, तो एक हम उसमें ये भी देखते हैं कि क्या अटेम्प्ट्स हुए हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम उसमें एक चीज़ ये भी देख लेते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि यहाँ तक बात ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आपकी स्क्रीन पे कोशिश करूँगा मैं इसको डिस्प्ले करूँ। ठीक है, मैं अभी यहाँ से इसको पढ़ता हूँ, आई होप आई विल बी एबल टू, मैं आपके स्क्रीन पे फिर बाद में इसको डिस्प्ले करूँ तो आप वहाँ से पढ़ें। ये एग्जाम्पल है कि वोटर टर्न आउट इन रीजन एक्स हैज़ बीन डिक्रीजिंग स्टडीली ओवर द पास्ट 10 years in contrast to other areas of the country. According to surveys conducted by organization Y, turnout is lowest among under 25%, ठीक है, जो 25 साल से कम होते हैं, एंड पीपल ऑन लो इनकम, 25 साल से कम और लो इनकम वाले लोगों में ये टर्न आउट जो होता है ये लोवेस्ट रहता है। There have been some effective attempts at engaging these groups in other regions, and in the last two elections, parties A and B increased their campaigning efforts in region X, but these interventions have yet to have any significant effect on turnout. एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें, इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम बताई गई है कि एक इलाके के अंदर लोग 25 साल से कम लोग और जो जिनमें गुर्बत ज़्यादा है वो लोग वोटर टर्नआउट में नहीं आते। कुछ अरसे में दो पार्टीज़ जो ए और बी उन्होंने नाम दिया है, वो पार्टीज़ उधर कैंपेन करती है ताकि लोगों को निकाल सके इलेक्शन वाले दिन वोट डालने के लिए, बट अभी तक उस रीजन के अंदर वो कैंपेन करती है, बट अभी तक टर्न आउट जो है उसमें कोई खातिर ख्वाह इजाफा देखने में नहीं आया। नाउ दिस इज़ अ प्रॉब्लम, बट दिस इज़ अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये हो जाती है कि आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, कॉन्टेक्स्ट भी बताया, कुछ कॉजेज़ भी बताएं, और व्हाट डू वी नीड टू डू, उस वाले एस्पेक्ट पे भी आप आ गए। ठीक है। दूसरे साइड पे आपके पास कोई एक थियोरेटिकल प्रॉब्लम आ जाती है। ये वाली एग्जांपल भी मैं आपके सामने वहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले आपको करने की कोशिश करूँगा, आई होप मैं कर पाऊँगा। ठीक है। उसमें अगेन आप समझते हैं कि व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आप उसमें ये सवाल पूछेंगे, इज़ द प्रॉब्लम लिमिटेड टू अ सर्टेन टाइम पीरियड और जियोग्राफिकल एरिया। एक और सवाल आप उसमें ये भी पूछते हैं। फिर हाउ हैज़ द प्रॉब्लम बीन डिफाइंड एंड डिबेटेड इन द स्कॉलरली लिटरेचर। ठीक है, तो इसमें अब आप इस थियोरेटिकल प्रॉब्लम को देखिए लिटरेचर के हवाले से देख रहे हैं कि लिटरेचर में इस पर कितनी डिबेट हुई है, कैसे इसको हल करने की कोशिश की गई है, किस जियोग्राफिकल लोकेशन में किस टाइम पीरियड के अंदर ये जो है ये इस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस प्रॉब्लम की जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। इन द पास्ट 10 years द गिग इकोनॉमी हैज़ बिकम एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द लेबर मार्केट। अब गिग इकोनॉमी कहते हैं जहाँ पे आप कोई परमानेंट जॉब नहीं करते बल्कि आप टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे काम करते हैं, वो गिग इकोनॉमी उसको कहते हैं। ठीक है, अंडर 30s आर मोर लाइकली टू इंगेज इन फ्रीलांस contracted or zero-hour work arrangements instead of traditional full-time job. ठीक है ना? Research on the reasons for and consequences of this shift has focused on objective measures of income, working hours, and employment conditions, but there has been little work exploring young people's subjective experiences of the gig economy. अब ये एक theoretical सवाल है कि इसके ऊपर इसके रीजंस को जानने की कोशिश की गई है कि ये क्यों लोग शिफ्ट हो रहे हैं परमानेंट जॉब से कॉन्ट्रैक्ट और ज़ीरो वर्क आवर वाले जॉब्स पे और या फ्लेक्सिबल वर्क आवर वाले जॉब पे लोग क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, इस पे बात की गई है। लेकिन कोई खातिर ख्वाह जो है इसके रीजंस को अभी तक एक्सप्लोर करने की कोशिश तो की गई है, बट अभी तक वो एक्सप्लोर नहीं हो पाए। नाउ दिस इज़ अ थियोरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा जी, अब वो तो स्टेप 2 हो गया, आपने उसमें प्रॉब्लम रख दी। स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 के अंदर आप क्या करते हैं? ये एक स्टेप था तो दूसरा स्टेप आ गया। स्टेप 2 के अंदर आप क्या करते हैं? स्टेप 2 के अंदर आप करते हैं व्हाई इट मैटर्स, ये क्यों मसला है,
क्यों ये प्रॉब्लम एक मसला है, जो मैंने आपको कहा था ना कि कॉन्टेक्स्ट और व्हाट डू वी नो अबाउट द व्हाट डू वी ऑलरेडी नो, और फिर उसके बाद एक दूसरा सवाल मैंने आपके सामने रखा था कि व्हाई डू वी वांट टू नो इट, ठीक है ना, व्हाट डू वी ऑलरेडी नो एंड व्हाई डू वी नीड टू नो, ठीक है, और व्हाट डू वी नीड टू नो एंड देन व्हाई डू वी नीड टू नो, ठीक है। तो अभी हम उसको स्टेप नंबर 2 में जाते हैं, और स्टेप नंबर 2 के अंदर वो आपको कि क्यों ये मसला क्यों है, हम इसको क्यों देखने रिजॉल्व करना चाहते हैं। फिर हम उन्हीं 2 एग्जांपल जो अभी मैंने बताई हैं, तो उन्हीं 2 एग्जांपल्स में अगर आप जाते हैं तो प्रैक्टिकल रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर अगर हम देखें, जिसमें कि ये वोटर टर्न आउट वाला मसला था, उसमें फिर आप इस सेकंड वाले एस्पेक्ट में, व्हाई इट मैटर्स वाले एस्पेक्ट में, फिर आपने 3 चीज़ों को जहन में रखना है इस वाले प्रॉब्लम के साथ, कि व्हाट विल हैपन इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड और रिजॉल्व्ड, ठीक है, क्या होगा। आपने यहाँ पे अब इंपॉर्टेंस बतानी है, अगर ये मसला ऐसे का ऐसे ही रहा है तो इसका क्या असर निकलेगा। अगर असर नहीं निकल सकता या आप नहीं बता पाते तो फिर तो आपकी रिसर्च ही बेकार हो जाती है। तो आपने इस बात को वहाँ पे अब बताना है रीडर को कि क्या असर, क्यों ज़रूरी है कि इसका सलूशन निकाला जाए, अगर इसको हल ना किया गया तो इसका क्या मसला हो सकता है। ये आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के दूसरे हिस्से में करना होता है फिर। और कौन इसके नताइज को भुगतेगा अगर ये मसला हल ना हुआ, ठीक है, ये भी आप उसमें बताते हैं प्रैक्टिकल रिसर्च प्रॉब्लम्स के अंदर। और क्या इसकी कोई वाइडर रेलेवेंस भी है इस प्रॉब्लम की, कोई बड़ा मसला, इसको जब हम हल करने की तरफ जाते हैं तो कोई एक वाइडली हम इसको जब हल करने की तरफ जाते हैं तो इसकी कोई वाइडर रेलेवेंस है भी, या ये सिर्फ इसी एक इलाके का मसला है और इसी एक इलाके में अगर हल हुआ तब भी ठीक है, ना हुआ तब भी ठीक है, इसी इलाके में रहेगा, वो भी आपने बताना होता है। अब इसमें जो चीज़ है, मिसाल वो पहली वाली एग्जांपल वोटर वाली के साथ, अब इसमें आप इस वाले एस्पेक्ट को आप कैसे एग्जांपल इसमें देते हैं कि लो वोटर टर्न आउट हैज़ बीन शोन टू हैव नेगेटिव एसोसिएशंस विद सोशल कोहेजन एंड सिविक एंगेजमेंट एंड इज बिकमिंग एन एरिया ऑफ इंक्रीजिंग कंसर्न इन मैनी यूरोपियन डेमोक्रेसीज। When specific groups of citizens lack political representation, they are likely to become more excluded over time, leading to an erosion of trust in democratic institutions. Addressing this problem will have practical benefits for Region X and contribute to understanding of this widespread phenomenon. अब आपने यहाँ पे बताया कि क्यों ये ज़रूरी है। अगर आप इसको दोबारा गौर से पढ़ेंगे, ठीक है, मैं दोबारा इसको पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप यहाँ पे बेशक वीडियो पॉज करके इसको दोबारा पढ़ लें, या इसको अगर सुनना चाहते हैं दोबारा सुन लें, मैंने बोल दिया। इसमें आपने ये बता दिया कि क्यों ये चीज़ ज़रूरी है इसको एड्रेस करना, व्हाई इट मैटर्स आपने यहाँ पे बता दिया, उसी पहले वाले स्टेटमेंट जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब थियोरेटिकल वाले में जब आप आते हैं तो थियोरेटिकल में आप बताते हैं कि हाउ विल रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक, जो गिग इकोनॉमी के हवाले से हमने बात की। अगर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो इस टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग, ये प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको, इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक थियोरेटिकल बात कर रहे हैं कि टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा हमारे से। प्रॉब्लम कोई नहीं है, लोगों की इकोनॉमी बेहतर है, वो गिग इकोनॉमी में आ गए, वो खुशहाल है, सब कुछ है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करें कि वो क्यों इधर आ रहे हैं, ठीक है। What benefits will it have for future research या फर्दर रिसर्च, ठीक है। अब आपने, क्योंकि एकेडमिक बात हो रही है, थियोरेटिकल बात हो रही है, तो आप उसमें सोसाइटी के बेनिफिट्स की बात ही नहीं करें। लोग तो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं कि इकोनॉमी में, तभी तो वो आ रहे हैं साइड पे। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि फ्यूचर की रिसर्च में जब हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि लोग क्यों आ रहे हैं, तो फ्यूचर की रिसर्च में इसका क्या फ़ायदा होगा। ये अब एक थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर क्या ये जो भी प्रॉब्लम है थियोरेटिकल है, क्या इसके कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हैं सोसाइटी के लिए, इधर आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है। कि लेट्स से अगर सारे के सारे लोग घरों में बैठने शुरू हो जाएंगे तो सोसाइटी के लिए या इकोनॉमी के लिए इसके इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। फॉर एग्जांपल, लोग घर से काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपका आने जाने में जो कम्यूट करने के लिए आप सर्विसेज लेते हैं, अपनी गाड़ी यूज़ करते हैं, उसमें पेट्रोल होता है, पेट्रोल
जो पंप चला रहा है उसको उसका फ़ायदा हो रहा है। अगर आप अपनी गाड़ी उसमें मेंटेनेंस आती है, मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक उस पर काम करता है, मोबिल ऑयल वगैरह चेंज करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, उसके साथ कितने लोग इन्वॉल्व हैं, उनका कितना काम चल रहा है अगर आप ऑफिस जाते हैं सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ एक। और अगर आप अपनी गाड़ी यूज़ नहीं करते, अपनी बाइक यूज़ नहीं करते और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो ये जो टैक्सी सर्विसेज हैं ये कितना कमाते हैं, वैगन सर्विसेज हैं ये कितना कमाते हैं उससे, और उनके घर चल रहे होते हैं। तो आपने फिर ये भी देखना है कि इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस सोसाइटी के लिए क्या है। तो आपने इस तरीके से अपनी वो बात बेहतर तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आर्टिकुलेट कर दी है कि ये इस वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इससे ये कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं और इन कॉन्सिक्वेंसेस को हमने अरेस्ट करना है, इसको निकलने नहीं देना। अब जो लिटरेचर वाला जो आपका थियोरेटिकल एस्पेक्ट था गिग इकोनॉमी के हवाले से, ये जो पार्ट होगा इसमें फिर आप उसको मैं आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दूंगा, आप उसको देखिएगा। इन द लिटरेचर ऑन द गिग इकोनॉमी, these new forms of employment are sometimes characterized as a flexible, active choice and sometimes as an exploitative last resort. To gain a fuller understanding of why young people engage in the gig economy, in-depth qualitative research is required. ठीक है? Focusing on workers' experiences can help develop more robust theories of flexibility and precarity in contemporary employment, as well as potentially informing future policy objectives. अब आपने यहाँ पे बता दिया कि why it matters कि हम इस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि आपको जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स है फ्यूचर में आपने उस पर बात करनी है। मुख्तलिफ और थीरीज जो फ्लेक्सिबिलिटी और प्रिकैरिटी के हवाले से आनी है, उस पर कंटेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो चीज़ें आनी है उसको एनरिच करेंगी, उन चीज़ों को ज़्यादा रोबस्ट थीरीज़ जो है वो डेवलप हो जाएंगी। पुरानी थीरीज शायद काम ना करें उस पर, तो मज़ीद थीरीज आ जाएंगी इस स्टडी के नतीजे में, मुख्तलिफ कॉजेज़ जब आप उसमें से निकालेंगे। ये आपने इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर बता दिया, ठीक है, सेकंड पोर्शन में कि ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब जनाब आपने अगर तीसरा ऑब्जेक्टिव, आप उसमें तीसरा सेगमेंट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो उसमें आपने यू सेट योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द रिसर्च, ठीक है, कि आपके इस रिसर्च के एम्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो उसमें आप देखते हैं कि जो वही एग्जाम्पल जहाँ पे हमने उसमें वोटर टर्नआउट की बात की थी, प्रैक्टिकल रिसर्च एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अब उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैसे आएंगे, उसी के साथ आप इसको दोबारा ऐड कर लें एग्जाम्पल में, ठीक है। एक तो आप उसमें ये बताते हैं कि द एम ऑफ दिस स्टडी इज टू डिटरमिन, सिंपल, ये एक स्टेटमेंट होती है, आगे आप उसके लिख देते हैं टू डिटरमिन वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, ठीक है, उसके आगे लिख दें। या फिर आप इस तरीके से उसको लिखते हैं कि दिस प्रोजेक्ट एम्स टू एक्सप्लोर द कॉजेज ऑफ द लो वोटर टर्नआउट, ठीक है, इन पर्टिकुलर रीजन एक्स। या फिर आप कहें कि आई एम टू इन्वेस्टिगेट और द रिसर्च एम्स टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज फॉर द लो टर्न आउट इन रीजन एक्स, तो लो वोटर टर्न आउट इन रीजन एक्स, आप उसमें ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स अगर आप कर सकते हैं तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव में फिर आप ये लिख देते हैं कि फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव मेथड्स विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रीजंस और द कॉजेज, उसमें आप ये भी कर सकते हैं। आप फर्दर ये बता सकते हैं उसमें कि द रिसर्चर विल या आई विल यूज सर्वेज टू कलेक्ट डेटा, ठीक है, उसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर। या फिर आप ये कर सकते हैं कि यूजिंग स्टेटिस्टिकल एनालिसिस द रिसर्चर विल मेजर वट एवर द रिसर्चर वांट्स टू मेजर अबाउट दीज पीपल, वो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, आप उसमें ये भी लिख सकते हैं। अब जो प्रैक्टिकल रिसर्च है उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का वो जो स्टेटमेंट है जो शुरू में हमने बताया कि रीजन एक्स में वोटर टर्नआउट कम है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस सेकंड स्टेप में हमने बताया कि हो सकते हैं अब, और इसलिए उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम एम और ऑब्जेक्टिव में उसी के साथ इसको मज़ीद लिखेंगे कि द एम ऑफ दिस रिसर्च इज़ टू इन्वेस्टिगेट इफेक्टिव इंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज टू इंक्रीज वोटर टर्न आउट इन रीजन एक्स, ठीक है, ये अब आपका एम हो गया। इट विल आइडेंटिफाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन नॉन वोटिंग थ्रू सर्वेज एंड इंटरव्यूज एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। तो अब आपने उसको ये बताया कि इस रिसर्च में हम ये करेंगे,
ठीक है, कि एक तो हम मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स को लेके आएंगे कि लोग वोट क्यों, नॉन वोटिंग जो है वो क्यों हो रही है इस इलाके के अंदर, इंटरव्यूज़ और सर्वे करके मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स को हम उजागर करने की कोशिश करेंगे, फैक्टर्स को लेके आएंगे। और फिर इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ बताएंगे कि कौन सी इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ हैं कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता है इस वाले को। और इसी तरीके से जो आपका थियोरेटिकल रिसर्च का एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस वाले की स्टेटमेंट को आप क्या लिखेंगे, मैं इसको भी डिस्प्ले कर दूंगा, आई होप कि दिस प्रोजेक्ट एम्स टू बेटर अंडरस्टैंड यंग पीपल्स एक्सपीरियंसेस इन द गिग इकोनॉमी। आपने एम बता दिया कि गिग इकोनॉमी में यंग लोगों के एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करने में ये हेल्प करेगा। Qualitative method will be used to gain in-depth insight into the motivations and perceptions of under 30s engaged in freelance and zero-hour work across various industries। ठीक है, तो आपने बताया कि क्वालिटेटिव मेथड को हम यूज़ करेंगे अंडर 30 फ्रीलांस या ज़ीरो आवर वर्क लोग जो कर रहे हैं उनका परसेप्शन जानने के लिए, मोटिवेशंस और परसेप्शन जानने के लिए वेरियस इंडस्ट्रीज़ में, मतलब आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में उसको देखेंगे, किसी एक इंडस्ट्री को नहीं उठाएंगे। एजुकेशन में भी आप देखना चाहेंगे, हेल्थ में भी देखना चाहेंगे, आप सर्विस सेक्टर में भी आप अगर आए तो आप वहाँ पे भी देखना चाहेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को, फार्मा इंडस्ट्री में आप देखना चाहेंगे, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाके आईटी में आप देखना चाहेंगे, तो वो आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में उसको आप देखना पसंद करेंगे। फिर आप एक अच्छे नतीजे पे पहुँच सकेंगे कि क्या मोटिवेशंस है और क्या परसेप्शंस है उनका। दिस डेटा विल बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड with a review of recent literature on the gig economy and statistical analysis of demographic changes in the workforce। तो आपने अपना वो एरिया भी बता दिया उसको कि हम इसको कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे। मेरा ख्याल है प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आपको ये चीज़ें समझ आ गई है। अगर आप इस को समझ ना आई हो एक लेक्चर में, तो इसी लेक्चर को दोबारा सुने, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरा ख्याल है इट्स क्वाइट ए कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हवाले से कवर कर दी गई हैं। बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की एग्जांपल उठानी है और उसको आपने इन 3 मेजर डिविजन्स में, कॉन्टेक्स्ट में, व्हाई डू वी वांट टू नो इट, ठीक है, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम करना है, और फिर आपने कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला करना है, और फिर आपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स वाले पे जाना है। और अगर आप वो 4 जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, तो वो सवालात आप बेशक उसको रिपीट कर लेते हैं कि व्हाट डू वी ऑलरेडी नो, व्हाट डू वी नीड टू नो, व्हाई डू वी नीड टू नो इट, व्हाट विल यू डू टू फाइंड आउट। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपके साथ RM ही के किसी और टॉपिक पे बात होगी। आई होप वो जल्दी ही होगी। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।